नमस्कार दोस्तों। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप अपने अध्ययन कार्य में पूरी जिंदादिली के साथ लगे हुए होंगे। दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे वो क्लास 10 सिविक्स के चैप्टर फेडरलिज्म के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 के बारे में बात कर चुके हैं, जिसके दौरान हमने देखा था कि फेडरलिज्म का डेफिनेशन या मीनिंग हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट। देन हमने देखा था की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म, एंड देन लास्ट में हमने बात की थी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कमिंग टुगेदर फेडरल सिस्टम और होल्डिंग टुगेदर फेडरल सिस्टम कि उसके बाद आज इस वीडियो के दौरान जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इंडिया के बिहाफ में कि वो कौन सी बातें हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती हैं। देन उसके बाद हम बात करेंगे थ्री लिस्ट के बारे में, थ्री जो फोल्ड लिस्ट है उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे लेजिस्लेटिव पावर्स जो हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट जो लैंग्वेजेस, जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं उनके बारे में कि कैसे लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो बने। और उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे लैंग्वेजेस और उस रीजन्स के बारे में, डिफरेंट कल्चर्स के बारे में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो पिछले चैप्टर में जब पावर शेयरिंग के बारे में हम बात कर रहे थे उसमें हमने देखा था कि बेल्जियम और श्रीलंका जो बोथ वर द स्मॉल कंट्रीज एंड बोथ वर द डेमोक्रेटिक कंट्रीज, तो वहाँ पर हमने देखा था एंड दे हैव ऑल्सो वेरी डाइवर्सिटीज़, वहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ भी थी। तो वहाँ एक छोटी कंट्री, इतनी छोटी छोटी कंट्रीज़ को ये जो डाइवर्सिटीज़ को हैंडल करने में इतनी दिक्कतें या इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी कि वहाँ पर आपने देखा श्रीलंका में तो जो अकोमोडेट नहीं कर पाए तो वहाँ सिविल वॉर जैसी कंडीशंस क्रिएट हो गई थी। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री और यहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ है, लाइक लिंग्विस्टिक हो, चाहे रिलीजियस हो, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर वाली डाइवर्सिटीज़ हो, तो बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ यहाँ पर है। तो अब सोचिए, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है तो कैसे वो जो उसको उनको अकोमोडेट करता है। तो ये बात करते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री यहाँ पर बनाती है। तो व्हाट हैज़ मेड इंडिया एज अ फेडरल कंट्री, ये आपको डायरेक्टली सीबीएसई में सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आपको डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी बातें हैं, व्हाट हैज़ मेड इंडिया ए फेडरल कंट्री, की कौन सी बातें हैं जिनसे कि इंडिया को हम फेडरल कंट्री कह सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आपको की फीचर्स याद हो तो सारे की फीचर्स यहाँ पर हम देखेंगे कि जो की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म था उनको हम कहीं ना कहीं अडॉप्ट कर रहे हैं, उनको हम फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम इंडिया भी जो है और यहाँ पर फेडरल कंट्री में देखा जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें वो अलग डिफरेंट बात है कि इंडिया पूर्णतः फेडरल है या नहीं, वो डिफरेंट थिंग है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिक्लेयर इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 1 में अगर आप उसके बारे में देखेंगे तो वहाँ पर जो इंडिया को डिक्लेयर किया गया है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स डिक्लेयर किया गया है, यानी कि जो स्टेट्स की यूनियन के रूप में उसको बताया गया है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो थ्री टायर फेडरलिज्म यूनियन, स्टेट एंड पंचायत। अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमारे जो गवर्नमेंट सिस्टम है, गवर्नमेंट सिस्टम कैसे चलता है, सबसे ऊपर जो कंट्री के लिए जो गवर्नमेंट होती है, जो पूरी होल कंट्री को जो रूल गवर्न करती है, उसके लिए होती है यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं। स्टेट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो पर्टिकुलर स्टेट्स हैं उनकी अपनी गवर्नमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। और पंचायत उसके बाद होता है लोकल लेवल पे जो होता है, ये बाद में ऐड किया गया है। ठीक है, तो पंचायत लोकल जो लेवल है उसके लिए जो गवर्नमेंट होती है उसको लोकल गवर्नमेंट या फिर हम जो इंडिया में उसको पंचायत के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर अगर हम तीसरा पॉइंट देखें तो द थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर अंडर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। अब यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि जब इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट जो गवर्नमेंट्स लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, और हमने पिछले जो वीडियो था उसमें हमने ये भी बात की थी कि दोनों के पास अपनी अपनी पावर्स होती है, दोनों बोथ आर द इंडिपेंडेंट। दोनों जो गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंट भी है, अपने आप में स्वतंत्र है, अपने डिसीजंस लेती है। तो फिर दिक्कत ये आती है कि हम एक तरफ तो बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरे स्टेट के लिए लॉज बनाएगी, पूरे कंट्री के लिए लॉज बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट्स के लिए अपने अपने स्टेट्स के लिए जो लॉज बनाने के लिए यहाँ स्टेट गवर्नमेंट्स है। तो फिर इनमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने उसको डिवाइड करने के लिए क्या किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो तीन लिस्ट में यहाँ पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जिसको हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। इसके बारे में थोड़ा अगली स्लाइड में हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सेंट्रल लिस्ट में आते हैं, यूनियन लिस्ट में आते हैं, कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं वो स्टेट लिस्ट में आते हैं, और कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं कॉन्करेंट या समवर्ती सूची इसको बोलते हैं उसमें आते हैं। और
कौन किस पे लॉ बना सकता है ये अगली स्लाइड में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी हमने जो सिस्टम अडॉप्ट किया है गवर्नमेंट का, यूनियन, स्टेट और पंचायत, उसके बेस पर हमने यहाँ पर उसकी पावर, लेजिस्लेटिव जो पावर्स है उसको भी हमने क्या कर दिया, यहाँ पर डिवाइड कर दिया। ऑल इट्स स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर। ये हमने देखा था कि अमेरिका में क्या है कि वहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप होती है, एक आपकी अमेरिका की होती है और एक आपकी जैसे पर्टिकुलर जो स्टेट है उसकी आइडेंटिटी होती है, और एक यूएसए वाली होती है, यूनाइटेड स्टेट जो अमेरिका है उसकी आइडेंटिटी अलग होती है और स्टेट की पर्टिकुलर। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पर क्या है कि जो ओनली सिंगल सिटीजनशिप है, वी आर ओनली इंडियंस। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं, हमारी कोई जो स्टेट की पर्टिकुलर आइडेंटिटी यहाँ पर नहीं होती है, चाहे वो यूनियन टेरिटरी हो, चाहे वो सेंट्रल के द्वारा मतलब जो गवर्निंग किया जा रहा हो, या फिर स्टेट खुद उसको गवर्न कर रहा हो, अपने अलग से स्टेट हो, इन अपनी यहाँ पर अलग अलग आइडेंटिटीज़ नहीं हैं। चेंजेज इन पावर शेयरिंग हैज़ टू बी पास्ड बाय 2/3 मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। नेक्स्ट जो फेडरल जो बनाता है वो क्या है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट करना हो, कोई भी जो पावर्स में जिसकी बात करें, जो किससे रिलेटेड हो, जो लेजिस्लेटिव जो पावर शेयरिंग के बारे में है, ठीक है, ये पावर शेयरिंग के बारे में अगर कोई भी चेंज करना हो तो सिर्फ और सिर्फ ओनली पार्लियामेंट वहाँ पर नहीं कर सकती, वहाँ पर क्या करना होता है कि 2/3 मेजोरिटी तो होती है। ठीक है, 2/3 मेजोरिटी किसकी होती है, पार्लियामेंट में होती है, और इसके अलावा जो आधे से ज़्यादा जो स्टेट्स हैं उस उनकी भी वहाँ पर कंसेंट लेनी होती है। तो अकेली यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें कोई चेंज नहीं कर सकती उसमें, जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट से कंसेंट ना ले लिया जाए। ठीक है, और अगर मान लीजिए इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिवीजन ऑफ पावर्स, अगर कोई इससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है कि दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर दोनों में कन्फ्लिक्ट हो गया कि इस पर लॉ कौन बनाएगा, या जो उसके इंटरप्रिटेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, तो उसका इंटरप्रिटेशन या उसके जो डिसीजन लेगा वो कौन लेगा, एपेक्स कोर्ट विल टेक डिसीजन, यानी कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट विल टेक द डिसीजन इफ एनी डिस्प्यूट देयर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। पावर शेयरिंग के दौरान या पावर शेयरिंग से रिगार्डिंग अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट उसका डिसीजन लेता है। ओके, तो आई थिंक ये आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा कि वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमने की फीचर्स के बाद दौरान पढ़ा था और यहाँ पर हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो कुछ बातें हम देखा कि जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, फिर हमने देखा कि जो 3 टायर सिस्टम हमने अडोप्ट किया है, पावर शेयरिंग हमने यहाँ पर अडोप्ट किया है, तो ये चीज़ें हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी वो 3 लिस्ट है। तो यहाँ पर है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यहाँ पर 3 लिस्ट हैं जिनके थ्रू हमने क्या किया है, पावर को शेयर किया है। ठीक है, अब पावर शेयरिंग का जो है, अब यहाँ पर देखते हैं यूनियन लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है और कॉन्करेंट लिस्ट क्या है। तो देखिए यूनियन लिस्ट को सबसे पहले देखते हैं, हैज सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। जितने भी जो नेशनल इंपॉर्टेंस के जो सब्जेक्ट होंगे, जो नेशन वाइड रिलेटेड होंगे, यानी कि पूरे नेशन से रिलेटेड होंगे, उन पर जो लॉज बनाए जाएंगे वो किसके अकॉर्डिंग बनाए जाएंगे, यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं वो यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए वो एकमात्र जो ओनली एंड ओनली जो लॉज बनाएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। यानी कि पूरे नेशन से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स होंगे जो यूनियन लिस्ट में मेंशन है, उन पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बना सकती है, यानी कि यूनियन अलोन कैन मेक लॉज। ओके, और दूसरी बात करते हैं कि इनमें सब्जेक्ट्स कौन से हैं। तो लाइक डिफेंस है, बैंकिंग है, करेंसी है, फॉरेन अफेयर्स है एंड कम्युनिकेशन है। देयर आर फ्यू सब्जेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनका हम एग्जांपल ले सकते हैं। अगर हम बात करें कि टोटल यूनियन लिस्ट में लगभग कितने सब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ लगभग 100 सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ जो सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट जो लॉज बना सकती है। अब बात करते हैं स्टेट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट होते हैं सब्जेक्ट्स ऑफ लोकल एंड स्टेट इंपॉर्टेंस। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर स्टेट की इंपॉर्टेंस या पर्टिकुलर स्टेट के जो लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं वो सब्जेक्ट्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, और इस पर इन सब्जेक्ट्स पर ओनली एंड ओनली स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट अकेली इस पर लॉज बना सकती है। सेंट्रल का कोई इंटरफेरेंस यहाँ पर नहीं होता है इसमें। अब ये सब्जेक्ट कौन से हैं, तो लाइक पुलिस है, ट्रेड है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। देयर आर द मैनी सब्जेक्ट्स। ठीक है, और अगर हम बात करें कि टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं, तो लगभग स्टेट जो लिस्ट है उसमें 61 सब्जेक्ट्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ कौन लॉज बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट।
लास्ट में हम बात करते हैं, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट को हम समवर्ती सूची भी बनाते हैं। यहाँ पर जो बात करते हैं कि यहाँ पर दोनों की इम्पोर्टेंस होते हैं, नेशनल इम्पोर्टेंस के भी होते हैं और स्टेट इम्पोर्टेंस, यानी कि दोनों के कॉमन इंटरेस्ट या कॉमन इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर कॉमन इंटरेस्ट होता है। ओके, तो हैज सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बोथ ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ पर इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट्स होते हैं जो दोनों मिलकर यहाँ पर इन सब्जेक्ट्स पर जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों क्या कर सकती है, लॉज बना सकती हैं। बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट कैन फ्रेम लॉज। अब इसमें कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, लाइक एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन, ये सारे जो सब्जेक्ट्स इसमें हैं, ये टोटल लगभग अगर सब्जेक्ट की बात करें तो जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें लगभग 52 सब्जेक्ट्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। यानी अब यहाँ पर हमने देखा 3 जो फोल्ड पावर से लेजिस्लेटिव पावर सिस्टम हमने देखा, यूनियन लिस्ट जिसको हम जो केंद्र सूची भी बोलते हैं, स्टेट लिस्ट राज्य सूची, और कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची जो होती है। इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में हमने बात की और स्टेट्स के बारे स्टेट जो कौन मतलब उस पर लॉज बना सकता है उसके बारे में बात की। अब यहाँ पर एक दिक्कत आती है कि मान लीजिए कि ऐसे जो ये जो कंकरेंट लिस्ट है इस पर अगर बात हो जाए कि दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी लॉ बनाया, स्टेट गवर्नमेंट ने भी लॉ बनाया, और अगर वहाँ पर कोई डिस्प्यूट होता है तो फिर कौन सा लॉ माना जाएगा, इफ़ देर इज़ एनी डिस्प्यूट बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ एंड स्टेट गवर्नमेंट लॉ, द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ विल बी इम्प्लीमेंटेड। ओके, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का, अगर दोनों में यहाँ पर कन्फ्लिक्ट होता है या डिस्प्यूट होता है तो। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जो 3 फोल्ड लिस्ट सिस्टम है उसमें क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और कैसे उसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ओके, अब बात करते हैं हाउ डज इंडिया प्रैक्टिस पावर, ठीक है, प्रैक्टिस पावर शेयरिंग की कैसे इंडिया में जो पावर शेयरिंग किया गया। तो अगर हम बात करें तो इंडिया में अगर 1947 से हम पहले की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट वगैरह होते थे। ओके, प्रिंसली स्टेट से जिनको बाद में यूनाइट किया गया। तो यहाँ पर देखिए, बाय क्रिएटिंग लिंग्विस्टिक स्टेट्स विच हैज़ मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर, न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड सिंस 1947। अब हम देख रहे थे कि यहाँ इंडिया जो है, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और वहाँ पर डिफरेंट लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ रहती हैं। तो उसमें अब यहाँ पर दिक्कत आ रही थी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था, काफ़ी टफ हो रहा था। तो फिर कैसे किया जाए, तो उसके लिए क्या किया गया, 1947 के बाद जब हम बात करें तो लिंग्विस्टिक बेस पर कुछ नए स्टेट्स बना दिए गए, जिसके आधार पर क्या किया गया, उनको क्रिएट किया गया, उनको बनाया गया, जिसके आधार पर एडमिनिस्ट्रेशन को ईजी किया गया ताकि वो आराम से उसको बना सके। ओके, अब यहाँ पर हमने देखा नो लैंग्वेज हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज। अब यहाँ पर डिस्प्यूट्स ना हो, कन्फ्लिक्ट्स रेज ना हो, कंट्री में जो डिसइंटीग्रेशन की बात ना हो कि कहीं जो टूटने की बात हो जाए, इसलिए क्या किया गया कि कोई भी लैंग्वेज को यहाँ पर नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया। तो नो लैंग्वेज हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि कौन सी लैंग्वेज हमारे यहाँ नेशनल लैंग्वेज है। ओके, restricting of power sharing between the central and state, rise of regional political power and coalition government has led to a new culture of power sharing। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता था कि आप सपोज दैट मान लीजिए कि अगर हम उस टाइम की बात करें, इंडिपेंडेंस के जस्ट बात की बात करें, तो एक मात्र सिंगल पार्टी थी जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सब जगह होती थी। तो बाद में जब स्टेट गवर्नमेंट्स में जब पार्टियाँ दूसरी पार्टीज बनने लगी तो वहाँ पर कई बार क्या होता था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रीजनल जो पार्टीज़ हैं उनके इंटरेस्ट को या उनके जो इम्पोर्टेंस को कहीं ना कहीं या जो उनके पावर शेयरिंग की जब बात करें तो उनको कम किया जाता था, यानी कि उनको कम महत्व दिया जा रहा था। तो उसको ख़त्म करने के लिए क्या किया गया, राइज ऑफ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज एंड कोएलिशन गवर्नमेंट हैज़ लेड टू ए न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग। उसके बाद क्या हुआ कि जब धीरे धीरे पार्लियामेंट के अगर हम बात करें, लोकसभा में हम बात करें कि जब एक पर्टिकुलर किसी गवर्नमेंट का वहाँ पर मेजोरिटी नहीं आता तो वहाँ पर कोएलिशन गवर्नमेंट का सिस्टम यहाँ पर अडॉप्ट किया गया कि व्हेन 2 or more than 2 parties come together for the formation of
गवर्नमेंट, जब दो या दो से अधिक पार्टी एक साथ आती है फॉर्मेशन गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के लिए, कब? जब किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को इलेक्शन में मेजोरिटी नहीं मिले तब। तो एक नया फॉर्म या नया कल्चर शुरू हुआ जिसको हम बोलते हैं गठबंधन सरकार या कोलिशन गवर्नमेंट, जिसके तहत पावर शेयरिंग की गई और बहुत ईजीली यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया जा रहा है, आराम से वो चल पा रहा है। ओके, उसके बाद बात करते हैं थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, जो हमने अभी देखा था, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट की बात करते हैं की थी हमने, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा दोनों को तीनों में जो डिफरेंट डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं वो ऐड किए गए ताकि तीनों के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट यहाँ पर नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पर पावर शेयरिंग का सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब यहाँ पर कुछ रेसिड्यूअरी पावर्स होती है, ठीक है, यानी कि ऐसी पावर्स जो तीनों लिस्ट में नहीं है, ऐसे सब्जेक्ट जो तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है उन पर किसका राइट होगा, उस पर कौन लॉ बनाएगा? तो आर सब्जेक्ट्स विच डू नॉट फॉल अंडर दीज थ्री लिस्ट। ओके, ऐसे सब्जेक्ट जो तीनों लिस्ट में ही नहीं है, ओके, उन पर लॉ बनाए कौन बनाएगा? तो यूनियन गवर्नमेंट अलोन हैज़ द पावर टू मेक लॉज। ओके, इस पर अगर तीनों में मेंशन नहीं है तो उस पर क्या होता है कि यूनियन जो गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लॉ बनाएगी। ओके, और वो लॉ इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जैसे अगर हम बात करें कि जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह है उन पर किसका जो उस यूनियन लिस्ट और स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में ऐड नहीं है तो उसके ऊपर लॉ कौन बनाएगा? तो वहाँ पर लॉ बनाएंगे यूनियन लिस्ट, ओके सॉरी यूनियन गवर्नमेंट। अब बात करते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स। अगर हम बात करें जो भाषा के आधार पर या लैंग्वेज के आधार पर जो हमारा जो कंट्री है उसको गठन करना लोकतांत्रिक राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत थी या बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी या जिसके बोले एक बहुत कठिन परीक्षा थी हमारी, ठीक है। अगर हम बात करें भारत ने जो 1947 में लोकतंत्र की या डेमोक्रेसी की राह पर अपनी जो लाइफ शुरू की थी या जीवन यात्रा शुरू की, ओके। अगर हम बात करें तो उस वक्त से लेकर आज 2020 तक भी अगर हम बात करें तो अगर आप राजनीतिक जो मैप देखेंगे, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंसेस या बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर आए, ठीक है। जो पुराने जो स्टेट्स थे वो सब गायब हो गए, नए स्टेट्स बन गए, कुछ कुछ की बॉर्डर्स में यहाँ पर चेंज किए गए, कुछ के जो नेम चेंज कर दिए किसी स्टेट के, और किसी का जो क्षेत्र है या रीजन है उसको चेंज कर दिया, कई सीमाएं उनकी बॉर्डर मतलब बढ़ा दी गई, किसी की छोटी कर दी गई। जो आपने देखा होगा जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ था और यूनाइट नहीं हुआ था उससे पहले की अगर हम बात करें तो लगभग यहाँ 550 जो के आसपास प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे जिनको बाद में यूनाइट किया गया। ओके, तो यहाँ पर देखिए अगर हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स की बात करें तो मैनी न्यू स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड, ओके, बाउंड्रीज हैव बीन चेंज्ड, पीपल ऑफ कॉमन लैंग्वेज हैव बीन ब्राउट टुगेदर। जो कॉमन लैंग्वेज के जो पीपल थे उनको अलग से एक लिंग्विस्टिक स्टेट्स के रूप में वहाँ पर जो मान्यता दी गई। ओके, states created on the basis of culture, ethnicity and geography has made the country united and administration made easy। अब यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज के आधार पर, लैंग्वेज के अलावा कल्चर है, एथनिसिटी है, ज्योग्राफी है, इनके आधार पर भी स्टेट्स का फॉर्मेशन किया गया ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को ईजी बनाया जा सकते हैं। अगर हम जो इनका एग्जांपल की बात करें तो जैसे नागालैंड है, उत्तराखंड एंड झारखंड है, ये जो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, ठीक है, जिनके आधार पर हमने जिनको किसके बेस पे यहाँ पर फॉर्म किया गया था, कल्चर के बेस पे, एथनिसिटी के बेस पे, ज्योग्राफी के बेस पे, इनके आधार पर इनको बनाया गया। अगर हम बात करें जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो बहुत सारे लीडर्स के दिमाग में ये था कि ये कहीं ना कहीं एक कंट्री के जो कंट्री के लिए डिसइंटीग्रेशन कर सकता है, कंट्री को तोड़ सकता है। ओके, तो यहाँ पर लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, कुछ समय के लिए तो उसको टाल दिया गया, लेकिन बाद में क्या किया गया, इसको जब हमने ऐसा किया तो हमारा कंट्री और भी मजबूत बनकर यहाँ पर उभरा और हमें बहुत सारी मतलब जो सुविधा हो गई है वहाँ पर। अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट या गवर्नेंस चलाने में बहुत ईजीली एडमिनिस्ट्रेशन हम चला पा रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक लिंग्विस्टिक स्टेट्स आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं ऐसे ही हमने लैंग्वेज पॉलिसी की बात की। लैंग्वेज पॉलिसी को हमने देखा कि नो लैंग्वेज हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज। किसी भी जो लैंग्वेज को हमने यहाँ पर क्या नहीं किया, जो नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस यहाँ पर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें कि हिंदी को अगर राजभाषा यहाँ पर माना गया, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया, इसको नेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं माना गया? क्यों? क्योंकि ओनली 40% जो लोग हैं, ओनली अगर 40% जो इंडियंस है उनकी मातृभाषा हिंदी है, बाकी के जो लोग हैं वो सब अगर देखें तो वहाँ पर बहुत सारे जो
बहुत सारी लैंग्वेजेस वो स्पीक करते हैं, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। तो ओनली हिंदी को हम वहाँ पर नेशनल लैंग्वेज का दर्जा देकर बाकी जो लोग हैं उनको यहाँ पर हम नहीं दे सकते, जो उनके साथ हम न्याय नहीं कर पाते शायद, इसलिए वहाँ पर क्या किया गया कि कोई भी लैंग्वेज का यहाँ पर नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया, हिंदी को भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि अब इसके कारण क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कांट इम्पोज हिंदी ऑन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। जो नेशनल जो मतलब सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसी को जो नॉन हिंदी जो भाषी क्षेत्र है, ठीक है, नॉन हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर अगर हम बात करें तो वहाँ पर वहाँ के लोगों पर सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी जो इम्पोज नहीं कर सकती, ज़बरदस्ती थोप नहीं सकती कि आपको हिंदी में ही काम करने, नहीं। अब अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, सपोज दैट आप कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम देते हैं, तो आपके पास एक चॉइस होती है कि यू कैन चूज़ अ लैंग्वेज। आप एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो एग्ज़ाम दे सकते हैं और उसी लैंग्वेज को आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 8 शेड्यूल जो है, 8वीं अनुसूची जो है, वहाँ पर लगभग 22 लैंग्वेजेस हैव बीन रिकॉग्नाइज एज द शेड्यूल लैंग्वेजेस। यहाँ पर लगभग 22 भाषाओं का हमने क्या दिया है, जो उसमें स्थान दिया है या उसमें जगह दी है, कौन सी 8वीं अनुसूची जो है या 8 जो शेड्यूल है हमारी, ओके। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट और जितने भी जो स्टेट लैंग्वेजेस है वो सब इक्वली यहाँ पर काम करती हैं, ओके। सेंटर एग्रीज टू यूज़ इंग्लिश अलॉन्ग विद द हिंदी बाय द फ्लेक्सिबिलिटी शो, ठीक है। जब हिंदी की बात आई कि हिंदी को एकमात्र लैंग्वेज बनाया जाए तो नॉन हिंदी भाषी क्षेत्रों ने यहाँ पर क्या किया, उसका विरोध किया कि इंग्लिश को भी उसके साथ रखा जाना चाहिए। वैसे तो अगर देखा जाए तो 1965 के बाद जो इंग्लिश का जो यूज़ है वो बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अब जो गैर हिंदी भाषी नॉन हिंदी स्पीकिंग जो एरियाज़ हैं वहाँ पर बात उठी कि इंग्लिश को भी बना के रखना चाहिए। तो आज भी हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे जो चीज़ काम है वो इंग्लिश में भी किए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेंट्रल और स्टेट रिलेशन के बारे में कि सेंट्रल और स्टेट रिलेशन कैसे है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट अंडरमाइन द पावर्स ऑफ द स्टेट और डिसमिस देम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, हमने जब इसके की फीचर्स के बारे में बात कर रहे थे या यूनिटरी और फेडरल सिस्टम के डिफरेंसेस के बारे में बात कर रहे थे, तो फेडरल सिस्टम का एक मतलब फीचर हमने देखा था कि फेडरल सिस्टम का एक फीचर हमने देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर्स है उसको डिसमिस नहीं कर सकती और अंडरमाइन नहीं कर सकती। अब उसके लिए क्या है, कोएलिशन गवर्नमेंट यहाँ पर जो बनाया सिस्टम हमने देखा है इंडिया में कि ये इसको अडोप्ट किया गया है। पावर शेयरिंग इज़ मोर इफेक्टिव टुडे। इसके कारण क्या हो रहा है कि पावर शेयरिंग और भी अच्छे से या इफेक्टिव हो गई है। क्यों? क्योंकि जब दो से ज़्यादा पार्टी एक साथ आती है तो वहाँ पर किसी एक पार्टी पर्टिकुलर पार्टी की वहाँ पर वर्चस्व नहीं होता, डोमिनेंस नहीं बन पाता, जिससे कि वो अगर हम देखें कि लोग जो डिक्टेटरशिप की तरफ अग्रसर ना हो पाए, ओके। अब बात करते हैं व्हाट ब्राउट अबाउट द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। कौन सी ऐसी बात है जो रियल सक्सेस के लिए मतलब रेस्पॉन्सिबल है, कौन फेडरल सिस्टम सक्सेस हो पाया इंडिया में, उसके लिए कौन सी बातें हैं। तो नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, अगर हमने यहाँ पर क्या किया है कि हमारे यहाँ सिस्टम कौन सा अपनाया गया है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, रेस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ओके। और हम लोग क्या है आज भी उसको जो डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिक्स है उसको आज भी हम अच्छे से निभा पा रहे हैं, उसका रेस्पेक्ट कर पा रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर आज भी फेडरल सिस्टम जो सक्सेस हो पा रहा है, ओके। डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर, और यहाँ पर जो स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनमें कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल ट्रस्ट की जो बात की थी हमने वो यहाँ पर है, जिससे कि आराम से वो एक साथ आके काम करते हैं पूरी कंट्री के लिए और अलग अलग जो पर्टिकुलर स्टेट के लिए भी वो लोग काम कर पाते हैं दोनों सरकारें। अब बात करते हैं व्हाट अंडरमाइंस द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। कौन सी ऐसी बातें हैं जो फेडरलिज्म की जो स्पिरिट है उसको अंडरमाइन कर सकती है, उसको थोड़ा कमतर आंक सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें तो सेंटर मिस यूजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट दैट वाज कंट्रोल्ड बाय द राइवल पार्टीज। तो यहाँ पर सेंट्रल क्या कर सकती है कि जब अगर मान लीजिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मान लीजिए सेम है, तो वहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट के जो पावर्स है उनको अंडरमाइन कर सकती है अपनी पावर को मिसयूज़ करके या कॉन्स्टिट्यूशन जो को मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करके। लेकिन यहाँ पर क्या है, कोएलिशन गवर्नमेंट लेड टू ए न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रेस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आजकल जो सिस्टम है, अगर कोई पार्टी यहाँ पर मेजोरिटी में नहीं आती है तो आप देखते ही हैं कि वहाँ पर कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो स्टेट्स की जो ऑटोनॉमी है वो बनी रहती है कि पर्टिकुलर कोई पार्टी वहाँ पर
बहुमत में नहीं है, मेजोरिटी में नहीं आती, दोनों स्टेट्स और उनकी बात करें तो वहाँ पर फिर क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स के जो पावर्स है वो कहीं ना कहीं सेफ हो जाते हैं। ओके, तो इस वीडियो के दौरान हम इतनी बात करेंगे। अब इसमें जो आगे वाला जो पोर्शन बचा है वो वीडियो लेक्चर 3 के दौरान हम बात करेंगे। अगर इसके दौरान कोई आपको डाउट हो, कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। Oh my god.